जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं और उनके लिए इस वर्ष स्कॉलरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो किसी भी क्लास के हों, क्लास 9th 10th 11th 12th या वो डिप्लोमा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। मैं इस वीडियो में उन सभी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो स्कॉलरशिप की सेवा से वंचित रह जाते हैं। साथ ही मैं उन मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊंगा जिसका समाधान आपको समाज कल्याण विभाग भी नहीं देता है और आपका कॉलेज भी आपका इसमें हेल्प करने से मना कर देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि रिन्यूअल के लिए एलिजिबल होने के बाद भी फ्रेश के लिए अप्लाई करना। अब इस चीज़ को आप आसान शब्दों में समझिए। यदि आप मान लीजिए इस साल 12th पास आउट होते हैं और 12th पास आउट होने के बाद आपने कहीं बीए में एडमिशन ले लिया, बीए कोर्स में, और उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद अगले साल आपने किसी कारणवश बीए को छोड़ दिया और बीए छोड़ करके आपने डिप्लोमा या किसी और ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लिया। अब आप जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन सिर्फ यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की वजह से आप यहाँ पर जो है रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे कॉलेज या जो है कोर्स में आने की वजह से रिन्यूअल नहीं कर सकते, आप फ्रेश ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये दिक्कत आती है कि या तो आप सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन जो है वेबसाइट पे करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता, और या तो आप रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो लास्ट में जा कर के आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम का समाधान आपका कॉलेज अगर जान जाता है कि आपने पहले कहीं पढ़ा था पिछले वर्ष और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, तो वो भी कह देंगे सीधे सीधे कि आप अब इस साल जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, अगली बार कर सकते हैं। तो ऐसी भी अगर किसी को समस्या है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। सिंपल सा चेंज करना होता है और आपका जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। और सेकंड, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं फॉर्म भरते समय आवासीय और दीवा छात्र चुनने में, वो क्या करते हैं आवासीय और दीवा छात्र में समझ नहीं पाते हैं क्या दिया हुआ है और वो गलती कर बैठते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आवासीय मतलब होता है वे छात्र जो हॉस्टल ले करके पढ़ रहे हैं 12th में या पोस्ट जो है मैट्रिक अदर देन इंटर में जो भी फॉर्म भरते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि आवासीय क्या है, दीवा छात्र क्या है। तो आवासीय मतलब जो हॉस्टलर होते हैं और दीवा छात्र जो जो अपने घर पे रह करके पढ़ाई करते हैं या आसपास जो है प्राइवेट अपना रूम ले करके रहते हैं, उनके लिए क्या है दीवा छात्र भरा जाता है। ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जो छात्र हॉस्टलर होते हैं वो दीवा छात्र चॉइस कर लेते हैं और उनकी हॉस्टल की फीस नहीं आती है, और दीवा छात्र जो होते हैं वो हॉस्टलर भर देते हैं, आवासीय भर देते हैं। इस वजह से उनको जो है रसीद लगाने के लिए कहा जाता है और वो रसीद नहीं लगा पाते, स्लिप नहीं लगा पाते और उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल जाना। बहुत से स्टूडेंट्स जो है पिछली बार का जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल जाते हैं या सिर्फ पासवर्ड भूल जाते हैं। इस वजह से उनको जो है फिर से लॉगिन करने के लिए बहुत समस्या होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और सिर्फ पासवर्ड कैसे पा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप जो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चौथी जो गलती होती है वो ये होती है कि फॉर्म में गलती होने के बाद भी फाइनल सबमिट कर देना। सपोज दैट यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरा भर लिया है, फिल कर लिया है, और आपको लास्ट में पता चलता है कि फॉर्म में कुछ गलती हो गया है जिसको मुझे करेक्ट करना चाहिए, तो आप उस फॉर्म को कॉलेज में ना जमा करें, आप उस फॉर्म के जगह पे फिर से एक नया फ्रेश फॉर्म जो है अप्लाई करें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें, फ्रेश पूरा फॉर्म भरें और उसका फाइनल प्रिंट निकाल करके उसको कॉलेज में जमा करें। क्योंकि फॉर्म भरने से नहीं मतलब होता है, आपका फॉर्म जो है जब तक कॉलेज में जा करके कॉलेज से वेरीफाई नहीं होता है तब तक आपका फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप जो है अपना जो भी इनकरेक्ट होगा उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्रेश जो भरते हैं फॉर्म केवल उनके लिए ये लागू होता है, रिन्यूअल के लिए ये लागू नहीं होता है।
पांचवा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आय जाति और निवास प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन संख्या में गलती करना। सर्टिफिकेट आईडी और सर्टिफिकेट नंबर जो है स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय नहीं समझ पाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन संख्या ये आप बहुत ध्यान से देख करके भरेंगे। आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा उसमें दिया होता है प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन संख्या, आप उसको ध्यान से देख कर भरें। ये कई स्टूडेंट्स उल्टा कर देते हैं, आवेदन संख्या की जगह प्रमाण पत्र क्रमांक भर देते हैं और प्रमाण पत्र क्रमांक की जगह पे आवेदन संख्या भर देते हैं। तो ये मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन गलतियों के बारे में पता चल सके और वो बिना गलती किए फॉर्म को अप्लाई कर सकें और स्कॉलरशिप पा सकें। स्टूडेंट वार्षिक आय भरते समय भी फॉर्म में गलती कर देते हैं। वार्षिक आय में कुछ स्टूडेंट्स मंथली जो है उसमें एंटर कर देते हैं इनकम, या फिर वो जो कॉलम होता है वहाँ पे इनकम एंटर करने के लिए वहाँ पे कुछ और एंटर कर देते हैं जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में दिया होता है वही वहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप एकदम ध्यान रखेंगे कि आपका जो एनुअल इनकम जो है आय प्रमाण पत्र में दिया होगा वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। और आय प्रमाण पत्र जो है हमेशा 3 साल पे अपडेट होता है, 3 वर्ष पे। तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र अपडेटेड नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका अगर आय प्रमाण पत्र का 3 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं तो आप इसको अपडेट करा लें, बल्कि आप तीनों ही सर्टिफिकेट अपडेट करा लें तो बहुत अच्छा होगा। सातवां जो प्रॉब्लम है वो आधार रिलेटेड है। आपका जो मोबाइल नंबर हो वो आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। तो यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड नहीं है तो आप आज ही जाके आधार सेंटर से अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड करा लें। और यदि आपको पता करना है कि कैसे मोबाइल नंबर पता करें कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड ये आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए उसमें केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। आपका जो आधार कार्ड हो वो बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होने का मतलब है उसमें लेन देन की प्रक्रिया जारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो बैंक अकाउंट जो है आपका एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, और पीएफ खासकर जब पीएफएमएस वेरिफिकेशन चल रहा होगा तब आप ट्रांजैक्शन 1-2 कर लीजिएगा अपने अकाउंट में, वो ज़्यादा बेटर होगा। और पीएफएमएस का वेरिफिकेशन का डेट अगर आपको जानना है तो ऊपर मैंने जो है आई बटन में दे रखा है, पूरा मैंने एक एक इम्पॉर्टेंट डेट उसमें बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। आठवां जो प्रॉब्लम है वो फी डिटेल से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स जो है फॉर्म में फ़ी डिटेल को गलत भरते हैं और मैक्सिमम बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि फ़ी को भरते समय वो ये नहीं ध्यान रखते कि वहाँ पे नॉन रिफंडेबल फ़ी लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स वो पूरा फ़ी उसमें फ़ी की जानकारी दे देते हैं जो उन्होंने कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हुए दिया होगा। तो आपको क्या करना है, वो फीस पूरा फीस आपको वहाँ एंटर नहीं करना होता है, वहाँ आपको नॉन रिफंडेबल फीस ही एंटर करना होता है। और नॉन रिफंडेबल फीस का मतलब है आप अपने रसीद में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा एक रिफंडेबल फीस या कासन मनी। तो इन दोनों रिफंडेबल फी या कासन मनी इन दोनों में से जो भी होगा उसको आप उस रसीद में से मतलब उस पूरे फीस में से माइनस कर देते हैं, तो बाकी का जो भी फीस बचेगा वो आपका नॉन रिफंडेबल फीस कहलाएगा। तो यही फीस की जानकारी आपको फॉर्म में देनी होती है और वही सही जानकारी होती है। नौवां जो प्रॉब्लम है वो आईएफएससी कोड से रिलेटेड है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट डिटेल में भरते समय वो गलती कर बैठते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वो गलती क्या है, वो गलती है ओ और ज़ीरो में, ज़ीरो और ओ में अंतर ना समझ पाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़ीरो है, ज़ीरो थोड़ा सा लंबे टाइप में होता है और किनारे से चपटे टाइप में होता है, और ओ जो होता है वो लगभग सर्कुलर होता है, एक वृत्त टाइप का होता है और हल्का सा किनारे से आपको चपटा देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। तो आप इस तरह से आप ध्यान दे करके और आईएफएससी कोड अपने बैंक अकाउंट पासबुक में देख करके और उसके बाद ध्यान से भरेंगे तभी आपका बैंक अकाउंट डिटेल सही होगा। नहीं तो आप आईएफएससी कोड ही
गलत भरेंगे तो आपका जो अकाउंट डिटेल होगा, बैंक अकाउंट डिटेल, वो तो इनकरेक्ट होना ही होना है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और बारीकी से ध्यान देने के बाद IFSC कोड आप फॉर्म में फिल करेंगे। 10वां और जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम है वो है लास्ट डेट का वेट करना। स्टूडेंट्स की ऐसी मानसिकता होती है कि वो फॉर्म जो है सोचते हैं लास्ट में भरा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि वो फॉर्म को लास्ट में ना भर के पहले भरें, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते जो सर्वर होता है वो सर्वर एकदम डाउन हो जाता है और स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाते हैं, या किसी तरह से स्टूडेंट्स फॉर्म भर भी लेते हैं तो कॉलेज में उनको जो हार्ड कॉपी जमा करनी होती है उसमें उनको बहुत दिक्कत हो जाती है और वहाँ कॉलेज से उनका फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाता है और वो स्कॉलरशिप से वंचित हो जाते हैं। तो इन सभी 10 प्रॉब्लम के अलावा आपके पास इस यूपी स्कॉलरशिप या नेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर जरूर आपको दूंगा। हमें उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि यूपी स्कॉलरशिप तथा नेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक स्कीम और हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।